हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप करना हो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इसका टाइमलाइन दिया हुआ है, तो आप उस अकॉर्डिंग वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ से। तो देखो, ज्योमेट्री होती क्या है। हमारे यूनिवर्स में जितनी भी शेप्स है ना, जितनी भी शेप्स हम देखते आए हैं, वो सारी शेप्स ज्योमेट्री के अंदर ही आती हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं एक निम्न से। तो निम्न क्या होता है? अगर आप कुछ भी लिखते हो, कभी भी आप कुछ लिखते हो, ड्रॉ करते हो, या फिर बचपन से आप ड्राइंग करते आ रहे हो, तो आप फर्स्ट करते क्या हो? आप सबसे पहले क्या करते हो? पेपर पे अपने पेन रखते हो, है ना। आप क्या करते हो? पेपर पे पेन रखते हो। तो जब भी आप पेपर पे पेन रखते हो, तो जब पेन हटाते हो तो आप क्या देखते हो? एक डॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? उस पेपर पे एक डॉट बन जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है ज्योमेट्री की? शुरुआत यहीं से होती है ज्योमेट्री की। किस तरह से? एक आपको पेपर दिया हुआ है एंड आई आस्क यू कि कुछ ड्रॉ करो, या तो कुछ ड्रॉ करो या फिर कोई फिगर बनाओ। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? आप पेन को रखोगे ही तो ना। पेन को पेपर पे रखोगे तो आप क्या देखोगे कि एक डॉट बन गया है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में तो मैं इसे कहती हूँ कि ये डॉट है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि ये है पॉइंट। तो यानी जो शुरुआत होती है किसी भी फिगर की, किसी भी डायग्राम की, किसी भी शेप की, तो वो कहाँ से होती है? शुरुआत हमेशा पॉइंट से ही होती है। हम कुछ लिखते भी है तो क्या है, देखो अभी मैंने पॉइंट लिखा, तो मैंने क्या करा? मैंने पहले पेन को रखा, तो पेन को रखते ही एक बिंदु बन गया। इस बिंदु को ही कहते हैं आप मैथमेटिक्स में पॉइंट। तो देखो, आपको पता लग गया कि पॉइंट होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब मैं पॉइंट यहाँ क्या कहाँ लगा सकती हूँ? अगर मैं कह दूँ कि इधर एक पॉइंट लगाया है, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। कहाँ है ये पॉइंट? सर्कल के अंदर। तो आप कहोगे ये तो इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिक्स में क्या टर्म यूज़ करते हैं? हम इस इनसाइड को कहेंगे इंटीरियर। वैसे तो इसका मतलब भी अंदर ही होता है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे इट इज़ इनसाइड द सर्कल, दिस पॉइंट इज़ इनसाइड द सर्कल, ऐसा नहीं है। हम कहेंगे दिस पॉइंट इज़ इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और ऐसे ही अगर मैं पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लगा दूँ, कहाँ? सर्कल के बाहर लगा दूँ, तो मैं इसे कहूँगी एक्सटीरियर पॉइंट। क्या कहूँगी मैं इसे? एक्सटीरियर पॉइंट। लेट से ये ए है, लेट से ये जो अंदर पॉइंट था ये ओ हो गया। और अभी मैंने अंदर वाले पॉइंट की बात कर ली, बाहर वाले पॉइंट की बात कर ली। अंदर वाला पॉइंट हम इंटीरियर कहते हैं, बाहर वाला पॉइंट हम एक्सटीरियर कहते हैं। लेकिन इस सर्कल के ऊपर भी तो एक पॉइंट हो सकता है ना। इस सर्कल के जस्ट सरफेस पे भी तो एक पॉइंट हो सकता है, इसकी बाउंड्री पे भी एक पॉइंट हो सकता है। तो इस पॉइंट पे, यानी जो ये पॉइंट है सर्कल पे, इसको हम कहेंगे ऑन द सर्कल। दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल। तो आपको MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि बताओ विच इज़ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, विच इज़ इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, और विच इज़ ऑन द सर्कल, कि कौन सा पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो हमने क्या देखा? इंटीरियर पॉइंट क्या होगा? जो कि सर्कल के अंदर होगा। एक्सटीरियर पॉइंट होगा जो कि सर्कल के बाहर होगा। और ऑन द सर्कल पॉइंट कौन सा होगा? जो कि सर्कल के ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि ये सर्कल की बात हो रही है तो सिर्फ हम सर्कल में ही लगा सकते हैं पॉइंट। पॉइंट किसी भी फिगर में, किसी भी प्लेन पे हो सकता है। लेट से हम ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल में भी हम पॉइंट यहाँ 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 कहीं भी लगा सकते हैं। तो आपको फिगर में किस तरह से भी पूछा जा सकता है। शेप अलग हो सकती है, चाहे सर्कल, चाहे ट्रायंगल, चाहे पॉलीगन, कुछ भी हो सकता है। जस्ट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर वन वर्ड के, या फिर MCQs में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पॉइंट को, हम नेम कैसे करेंगे पॉइंट को, तो देखो लेट से आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर दो तो एक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट था,
इसको मैंने लिख दिया A। अब आप कैसे लिखोगे इसको प्लेन पेपर पे कि दिस इज़ पॉइंट A। अभी मैंने आपको बताया कि सर्कल में, जैसे सपोज़ आपको सर्कल गिवन है और इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 3, एक ये पॉइंट हो गया, एक ऑन द सर्कल हो गया और एक आउटसाइड द सर्कल हमने बना ही रखा है। तो ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट O और ये हो गया पॉइंट B। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे पॉइंट की, हम इसको नेम दे देंगे कि कोई से भी अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी भी शेप्स होती हैं आपकी ज्योमेट्री में उनको हम कुछ ना कुछ नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ट्रायंगल, लेट्स से हम ट्रायंगल बना रहे हैं, तो अगर आप कहोगे कि भाई मैंने एक ट्रायंगल बनाया है लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है, अगर आपको इसको नेम देना हो तो आप क्या करोगे, इसके हर तरह के कॉर्नर्स को आप नेम दे दोगे A B से। लेट्स सी मैंने दे दिया ABC, तो आप कहोगे दिस इज़ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आप कहोगे कि हर फिगर को या हर पॉइंट को नाम देना ज़रूरी क्यों है। तो देखो, अगर कोई आपके क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, लड़के भी हैं लड़की भी हैं, तो हर किसी का नाम लड़के लड़के या लड़की लड़की तो नहीं हो सकता ना, हर किसी का नाम पर्टिकुलर दिया गया है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दूँ अलग अलग, तो आप क्या कहोगे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। हम इसको अलग अलग नाम देंगे ताकि हम बता सकें कि लेट्स से ये फिगर 1 है, फिगर 2 है और फिगर 3 है। तो मैं कह सकूं कि फिगर A में जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ABC, फिगर 2 में जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है XYZ, ठीक है। फिगर 3 में जो ट्रायंगल है वो है EFG। तो इसीलिए हम अलग अलग नाम देते हैं सारी शेप्स को, जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन सबको हम अलग अलग नाम देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की, लेट्स से यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हैं, सपोज़ थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स हैं आपके बोर्ड पे, तो क्या मैं कह दूं कि ये सारे तो पॉइंट गिवन है, तो आप लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, आप पता कैसे लगाओगे कि किस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे नहीं पता लगा सकते ना। अगर मैं हर किसी को कह दूँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे पर्टिकुलर मैं किस पॉइंट की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए हम इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से OABCDEFG। अब अगर मैं कहूँ कि पॉइंट C लोकेट करो आप इस बोर्ड पे, वेयर इज़ पॉइंट C, तो आप कैसे कह दोगे, इनमें से कौन सा है पॉइंट C, आप इसको सर्कल कर दोगे, कह दोगे ये हो गया पॉइंट C। तो इसीलिए हमें सारी फिगर्स को, सारे पॉइंट्स को नाम देना ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करेंगे लाइन की। तो लाइन क्या होती है, जैसे हमने ड्रॉ कर दिया, अगर मैं देखो ऐसे ही ड्रॉ कर देती हूँ, हमने बचपन से पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि स्लीपिंग लाइन हो गई, ये स्टैंडिंग लाइन हो गई, ये स्लैंटिंग लाइन्स हो गई। तो क्या ये कहना सफिशिएंट है कि ये लाइन्स है, ऐसा नहीं है। अब आप पढ़ोगे कि ये लाइन नहीं, ये तो हमारे लाइन सेगमेंट्स थे। अब लाइन सेगमेंट्स क्या थे, वो पहले लाइन कंप्लीट हो जाए मैं फिर आपको बताऊंगी। लेट्स से ये एक लाइन है, अगर मैं दोनों तरफ एरोज लगा दूं, अगर मैं दोनों तरफ एरोज लगा दूं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ लाइन। अब आप कहोगे क्यों, बिना एरो के हम क्या इसे लाइन नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मैथमेटिकली हम इसे बिना एरोज के लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 एरोज लगाए हैं, इन एरोज का मतलब क्या है कि ये जो एरोज का जिसका पॉइंट उस साइड है ना, इसका ये जो ये पॉइंटेड है ये इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे, तो इसके कहने का मतलब है कि ये एंडलेस यहाँ तक मूव कर सकती है, कितनी भी आगे तक ये लाइन मूव कर सकती है। और ऐसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये पॉइंटेड किधर है, इस साइड को है, तो यानी ये यहाँ तक एंडलेस मूव कर सकती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हर किसी का हमें नाम देना होता है ज्योमेट्रिकल फिगर में, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि मैं किस लाइन की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, हम इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन लाइंस को हम नेमिंग करने के 2 तरीके होते हैं, वो हम बात करते हैं। देखो लेट्स से मैंने इसे कह दिया लाइन M, तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा है ना, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैंने कह दिया दिस इज़ लाइन M। और अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे कहीं 2 पॉइंट्स है A और B, ठीक है, अब मैंने देखो क्या डिफरेंस है
यहाँ पे मैंने तो स्मॉल लेटर लिया था और यहाँ पे 2 मैंने कैपिटल लेटर्स लिए थे। यहाँ पे एक ही लेटर से काम हो गया था, यहाँ पे मुझे 2 लेटर्स लिखने पड़े। अगर हम लाइन की बात कर रहे हैं और हम स्मॉल लेटर लगा देते तो एक ही लेटर को यूज़ करना सफिशिएंट रहता है। लेकिन अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं 2 पॉइंट को लाइन पे लगा रहे हैं, तो हमें 2 कैपिटल लेटर्स ही लिखने होते हैं। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी? मैं इसे लिखूँगी लाइन AB। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला जो मैंने पॉइंट इधर लगा दिए, A इधर लगा दिया एरो के पास या B इधर एरो के पास लगा दिया, तो इस तरह से ही रिप्रेजेंट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एरो के पास ही है ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। ये इस तरह से ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ये कहीं बीच में भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो बस आगे आगे जाती जा रही है, तो क्या आपकी सीट भी आगे आगे शिफ्ट होती रहती है? ऐसा नहीं होता ना। सेम ऐसे ही इन पॉइंट्स में होता है। लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं सेम इनके साथ भी होता है। अगर ए बी यहाँ पे मैंने कह दिया ये ए और ये बी है, तो अब ये लाइन हम कितनी ही बड़ी बना दें, अगर हम ये लाइन कितनी ही बड़ी एक्सटेंड करते जाएं आगे आगे, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये तो यहाँ से एक्सटेंड हो गई और ये इधर से एक्सटेंड हो गई, तो ये जो पोजीशन ऑफ ए एंड बी है, जो भी इन पोजीशन है ए और बी की, इनको हम चेंज नहीं करेंगे, ये वो ही रहेगी। ठीक है। अब मैंने कहा था कि मैं लाइन सेगमेंट के बारे में भी इसी के थ्रू बताऊंगी। पहले हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लाइन सेगमेंट पे जाएंगे। तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। मैंने इस लाइन पे 2 पॉइंट्स बनाए थे ए और बी। अगर इस ए और बी यानी इसको, इस वाले सेगमेंट को, इस वाले सेक्शन को, इस वाले हिस्से को मैं अलग से उठा के रख दूँ, मैंने यहाँ पे रख दिया इसे, यहाँ पे ए बी लिख दिया और यहाँ पे कोई एरोज नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे फिनिश हो गई है। ये 2 इसके क्या हैं, 2 इसके ये एंड पॉइंट्स हैं। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा। तो यानी हमने इसको फिगर से भी समझ लिया कि लाइन का एक कोई हिस्सा कहलाता है लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसके 2 होते हैं एंड पॉइंट्स। क्या क्या एंड पॉइंट्स हो गए? पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके एंड पॉइंट्स हो गए। अब हम इसे एंड पॉइंट्स क्यों कह रहे हैं? एंड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स मतलब कि इस पॉइंट बी से ये आगे नहीं जा सकती, इस पॉइंट ए से ये इस तरफ आगे नहीं जा सकती। ये दोनों पॉइंट्स इसके फिक्स्ड है। अगर मैं कहूँ ये तो लाइन 4 सेंटीमीटर की थी, तो अब चाहे आप इसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो या आप इसे वर्टिकली ड्रॉ करो, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड रहेगी। चाहे आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसे इस तरह से ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसे स्लांटली ड्रॉ कर लो, ये सेम ही रहेगा इसका मेजरमेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन का एक हिस्सा। और क्या होता है इसमें? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नेम दे देते हैं कैपिटल लेटर से। चाहे मैं इसको ए बी लिख सकती हूँ, पी क्यू लिख सकती हूँ, एक्स वाई लिख सकती हूँ, जो भी आपको समझ आए आप लिख सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है रे। अब देखो मैंने आपको बताया था लाइन में क्या होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट्स पे क्या होते हैं? एरोज होते हैं। ऑल्दो इस एरोज में ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी, यानी ये लाइन यहाँ भी कितनी भी बढ़ती जाएगी और इधर भी कितनी भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट में कोई भी एरो नहीं होता, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी इसके आगे ना तो हम यहाँ लाइन बढ़ा सकते बी से आगे, ना ही हम ए से आगे बढ़ा सकते। अब मैंने एक नया वर्ड लिखा है रे। रे का मतलब क्या होता है? इन दोनों का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए पहले मैंने लाइन और लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके बता दिया है। इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होता है? एक तो होता है इसमें एंड पॉइंट जो कि हम लाइन सेगमेंट वाले टॉपिक से ले रहे हैं, और दूसरी साइड होता है एरो जो कि हम लाइन वाले टॉपिक से ले रहे हैं। अब इसमें एक जो एंड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि इस एंड पॉइंट के आगे ये लाइन मूव नहीं करेगी। और यहाँ जो एरो दिया हुआ है, इस एरो का मतलब है कि इस एरो की जहाँ भी डायरेक्शन है, इस एरो की जहाँ पे भी डायरेक्शन है, उस तरफ से लाइन कितनी भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, तो उसे आप क्या कहोगे कि ये तो एक रे है। अब क्या ये फिक्स है कि रे को मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एरो ड्रॉ करा है तो राइट हैंड साइड में ही एरो होना चाहिए? ऐसा नहीं है। हम रे को इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं
कि इसका जो एरो है वो हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो भी ये एक रे ही कहलाएगी। तो यानी बेसिकली रे की डेफिनेशन क्या है, इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसका एक तो एंड पॉइंट होता है, एंड इट कैन मूव इनफाइनाइटली, दूसरी तरफ से ये एंडलेस मूव कर सकती है द अदर साइड, ठीक है। दूसरी तरफ से ये एंडलेस मूव कर सकती है और एक साइड से इसका एंड पॉइंट होता है, एक साइड से ये मूव नहीं करेगी। अब हम बात करते हैं हम इसको नेम कैसे देंगे। लेट से जैसे हमने अभी तक देखा है कि हर फिगर का हमें नेम देना है, ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करा था, लाइन सेगमेंट में ए बी लिख दिया, तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट से ये ओ है और ये ए है, ऐसा नहीं है कि ओ ए ही दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपका मन करे आप इसको लिख सकते हो, कोई भी कैपिटल लेटर के अल्फ़ाबेट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट से ये है ई और एफ, तो मैं कहूँगी कि दिस इज़ अ रे ई एफ, ठीक है। अब आप कहोगे कि ई एफ, मेरे को अगर आपको दिया हो कि ई एफ को आप रिप्रेजेंट करो फिगर में, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ तो मैंने नहीं बता रखा कि कहाँ से ई की तरफ एरो है या एफ की तरफ एरो है, लेकिन इस फिगर से आपको क्या पता चल रहा है कि ई की तरफ एरो है ना। तो इस ई एफ के ऊपर आप छोटा सा रे बना दो, इस तरह से ये रे बनाओ जिस तरह से आपको फिगर में दिया हुआ है। जैसे ई एफ यहाँ दिया था कि ई की तरफ एरो है, तो यहाँ पे भी आप ई की तरफ एरो लगा दो। अगर मैं इस वाले रे की बात करूँ, रे ओ ए की बात करूँ, तो आप कैसे लिखोगे इसे, रे ओ ए, और इसकी तरफ क्या लगा दोगे, ए की तरफ एरो लगा दोगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन इनको लिखने का, ठीक है। अब अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूँ, जैसे मैंने लिखा ये है ए बी, ठीक है। अब ए बी के ऊपर ये एक डैश लगा दो आप, ए बी के ऊपर आप डैश लगा दोगे तो ये पता चल रहा है कि हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो दो एंड पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे कहीं पे भी एरो नहीं है, तो यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की। यहाँ पे एक तरफ एरो है, दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो यानी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, रे की बात कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ लाइन की, तो ये लेट से एक्स वाई है, तो हम कैसे करेंगे, एक्स वाई, और इस वाली लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देंगे। तो इस रिप्रेजेंटेशन से आपको पता लगा यहाँ पे बात हो रही है अ लाइन एक्स वाई की, क्योंकि दोनों तरफ एरोज लगे हुए हैं। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होती है। लेकिन अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और उस पर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो से आप कनेक्ट हो सके। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बेसिकली होता क्या है, इंटरसेक्ट करना मतलब कि अगर दो चीज़ें आपस में काटे तो हम उसे कहते हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ लाइंस की बात हो रही है तो हम किसकी बात करेंगे कि यानी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास घर में जो कैंची होती है, ठीक है, हमारे पास कैंची होती है घर में, वो कैसी होती है, इस तरह से ही कुछ होती है, एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को काट रही होती है ना। तो ये हो गया हमारे घर में सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल सीज़र का, क्या कि वो दो लाइंस एक दूसरे को काट रही होती है किसी एक पॉइंट से। इसी से मिलता जुलता है कुछ इंटरसेक्टिंग लाइंस भी। क्या है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि दो लाइंस, हम अगर ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट पे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगी, यानी किसी ना किसी एक पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक बच्चा है ए, एक है बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ से आ रहा है ए और इधर से कहीं आ रहा है बी, ठीक है। अब देखो मैंने एरो लगाया है तो यानी ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा। किसी एक पॉइंट पे ये इस तरह से मिल रहे हैं,
यहाँ किसी एक पॉइंट पे तो ये मिलेंगे ही, ऑल्दो ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। अगर मैं कहूँ ए इस तरफ जा रहा है और बी इस तरफ से आ रहा है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। तो इस पॉइंट को ही कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो मीटिंग पॉइंट। और इस पॉइंट को, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को भी हमें नाम देना होता है। जैसे कि हम अपनी लाइंस को नाम देते थे, पॉइंट को नाम देते थे, रे, लाइन, सेगमेंट सबको नाम देते थे, सेम हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी नाम देंगे। कैसे? सपोज लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू। यहाँ मैं कह रही हूँ कि लाइन ए बी एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाता है कि उस पॉइंट को बताओ जहाँ पे ये मिल रही हैं, तो मैं कह दूँगी ये एक पॉइंट है जहाँ ये मिल रही है। लेट से हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ओ है। हमने सपोज़ किया कि ये पॉइंट क्या है? ओ। हमने इस मीटिंग पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट ओ। तो मैं कहूँगी ए बी मीट्स पी क्यू एट ओ, यानी ए बी मीट्स पी क्यू एट ओ, मतलब कि ए बी जो है वो पी क्यू के साथ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? ओ पे, यानी ओ पॉइंट पे। अब अगर सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट दी गई हो और आपसे पूछा गया हो कि यहाँ पे ओ क्या है, तो आप क्या बताओगे? मीट कर रही है यानी मिल रही है, तो ओ क्या होगा? किस पॉइंट पे मिल रही है? ओ पे मिल रही है, यानी ओ क्या है इसका? मीटिंग पॉइंट या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? तो हमने बात करी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो ज़रूर मिलेंगी। उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइंस पे। अभी हमने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस इसका जस्ट अपोजिट है। अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो क्या वो कभी मिलेंगे? अगर मैं कहूँ राम और श्याम एक दूसरे का हाथ पकड़ते साथ साथ चले जा रहे हैं, ये है राम, ये है श्याम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जा रहे हैं, तो क्या ये कभी मिलेंगे? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही चलते जाएंगे, ये कभी नहीं मिलेंगे। जैसा कि इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था कि अगर ये ऑपोजिट आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही, ठीक है, ये यहाँ मिल जाते थे। लेकिन अगर ये बिल्कुल साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो क्या ये कभी आपस में मिलेंगे? ये कभी भी नहीं मिलेंगे। आप इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, चाहे आप इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ, ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। तो जो दो लाइंस आपस में कभी भी नहीं मिलती, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल मतलब एक साथ साथ होना, ठीक है। अब यहाँ लाइंस की बात हो रही है, तो हमने कह दिया ये तो पैरेलल लाइंस है। तो अगर मैं बात करूँ लाइन एल और एम की, यहाँ पे मैं कह रही हूँ लाइन एल और एम, तो हम कहेंगे कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू एम। अब आप कहोगे आपने ये तो डंडे क्यों खींच दिए बीच में, इसका क्या मतलब है? तो ये ही रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल लाइंस को। हम बार बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, हम बार बार ऐसे लिख सकते हैं, देखो पैरेलल टू एम, ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन हम कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं मैथ्स में उसको छोटा करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइंस का सिंबल है ये। दो आप लाइंस खींच दो, बस उसको आप पढ़ोगे क्या? पैरेलल। अगर मैं लिखती हूँ, दो लाइन मैंने बना दी है, एक है एस, एक है ए, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ क्या एस ए के पैरेलल है, तो आपको इसको सिंबल में कैसे लिखोगे? आप बार बार इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, आपका टाइम वेस्ट होगा, और हमें हमेशा मैथ्स में क्या होता है, अपना टाइम बचा के चलना होता है। तो हम कैसे करेंगे? एस इज़ पैरेलल टू ए, यानी इस फॉर्म में अगर आपको कभी भी दिया गया है, इस तरह से आपको लिखा हुआ दिख रहा है कहीं, तो आप इसको पढ़ोगे कैसे? आप इसको पढ़ोगे एस इज़ पैरेलल टू ए, यानी एस और ए
साथ साथ चल रहे हैं और एस और ए साथ साथ चलते रहेंगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि क्या है ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इसीलिए साथ साथ चलते रहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट तक। देखो इस पैरेलल लाइंस का एक जनरली एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक ना एक स्केल होता है ना। अब उस स्केल में क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है, ये जो इस तरह से लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ये क्या है, ये क्या कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ये तो साथ साथ ही चल रही हैं, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर ये पैरेलल लाइंस है। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी ये हमेशा साथ साथ चलती रहेंगी। और जब दो लाइंस हमेशा साथ साथ चलती रहे और कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो है पैरेलल लाइंस। तो यानी एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपसे पैरेलल लाइंस का मांगा जाए तो वो है आपका रूलर, आपका स्केल, जो कि आप हमेशा यूज़ करते हो अपनी ज्योमेट्री में। तो पैरेलल लाइंस आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, वो दो लाइंस जो आपस में कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं। तो देखो अगर आप एक पेपर लेते हो, उसको आप क्रश कर देते हो तो उसमें कुछ इस तरह का कुछ पैटर्न बन जाता है, तो वो भी आपका एक डे टू डे लाइफ में कर्व ही कहलाता है। लेकिन हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, कर्व का मतलब होता है कि अगर आप अपना पेन बिना उठाए आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक कर्व है, ठीक है। तो क्या सिर्फ यही है कि जिसको हम पेन बिना उठाए हम ड्रॉ कर दें वही कर्व कहलाता है, ऐसा नहीं है। कुछ कर्व्स होते हैं जो आपके रूलर को यूज़ करके बनते हैं और कुछ कर्व्स होते हैं जो बिना पेन उठाए आप जस्ट ड्रॉ कर दो, वो भी आपके कर्व्स ही कहलाते हैं। तो क्या मैंने फिगर 4 में यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है एक स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है? बिल्कुल, ये भी एक कर्व ही है, स्ट्रेट लाइन भी आपकी कर्व ही है। जनरली हम बात करें तो हम कर्व्स इन चीज़ों को कहते हैं, ठीक है। कर्व मतलब एक कर्व्ड शेप, यानी इस तरह से कह लो, इस तरह से कह लो, इन सबको हम कर्व कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन को भी आप कर्व ही कहोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बना रखी हैं। इस कर्व को अगर आप देखो तो ये यहाँ से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। अब जब ये ओपन है तो हम इसको कह देंगे कि ये तो ओपन कर्व है, ठीक है। अब फिगर सेकंड पे चलते हैं। इस फिगर सेकंड में क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई होल नहीं है, कहीं पे भी कुछ जाने का रास्ता नहीं है। जैसे यहाँ तो हम कुछ रख सकते थे, इधर से रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये तो क्लोज्ड कर्व है। ये इनके नाम से ही आपको याद रखना है। अगर कहीं से भी कुछ भी ओपन है, जैसे 5th वाले में देखो आप, यहाँ पे ओपन है तो यानी ये क्या कहलाएगा, ओपन कर्व। लेकिन अगर वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, मिले हुए हैं, तो हम उसे कहेंगे ये एक क्लोज्ड कर्व है। तो अब हम देखते हैं इसमें ओपन कर्व्स कौन से हैं और क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। फिगर 3 अगर आप देखो तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है ना। और मैंने आपको बताया है कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो या फिर जस्ट आपने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया हो तो भी आपका वो कर्व ही कहलाते हैं, तो ये भी आपका कर्व ही है। अब देखते हैं कि ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है। देखो यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी खुला हुआ नहीं है, ये पूरी एक क्लोज्ड फिगर है, तो यानी हम इसे कहेंगे कि ये एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिगर 4 पे। अब देखो ये ना तो ये क्लोज्ड है ना तो ये ओपन है, तो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट मीन्स कि ये एक सिंपल कर्व है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मिले हुआ नहीं है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, मिला हुआ नहीं है, तो ये हो गया ओपन कर्व। अब ये जो मून जैसा कुछ दिख रहा है, यहाँ से भी क्लोज्ड है, यहाँ से भी क्लोज्ड है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड कर्व। अब चलते हैं इसकी लास्ट फिगर पे, जो कि एक 8 जैसा कुछ बना हुआ है और यहाँ से बिल्कुल बंद है। देखो पूरी बाउंड्री इसकी इस तरह से क्लोज हुई है, यानी ये क्या हुआ, एक क्लोज्ड कर्व।
तो आपको कर्व्स पता चल गए। कर्व्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक ओपन कर्व, एक क्लोज्ड कर्व, और एक स्ट्रेट लाइन भी, मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम कोई डॉट लगा दे तो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कर्व्स की फॉर्म में। अब देखो एक फिगर हमने ड्रॉ करी है, लेट्स से ये एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। इस प्लेग्राउंड के अंदर कुछ प्लेयर्स है जिसको हमने कह दिया, लेट्स से कोई एक प्लेयर है, प्लेयर ए, ठीक है। इसके बाहर ऑडियंस बैठी हुई है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी से, ठीक है। हमने एक डॉट लगा दिया जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर लिया हमने ऑडियंस को। ये है पॉइंट सी जो कि बिल्कुल बाउंड्री पे बैठा हुआ है, लेट्स से ये एक एम्पायर है। तो अगर हमें इनको रिप्रेजेंट करना हो, अगर हमसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि कौन कौन से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कौन सा इनमें से इंटीरियर है, कौन सा इसमें से एक्सटीरियर पॉइंट है, या फिर कौन सा ऑन द कर्व पॉइंट है, तो आप कैसे बताओगे। जब मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया था कि पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ हम तब भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। चलो अब आपसे पूछा गया है इसमें कि इंटीरियर पॉइंट बताओ कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो किसी कर्व के अंदर हो। तो इस कर्व के अंदर कौन सा पॉइंट है जो कि इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, वो हो गया पॉइंट ए। यानी आपका इंटीरियर पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ए हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सटीरियर पॉइंट बताओ कौन सा है। तो एक्सटीरियर पॉइंट मैंने क्या बताया था, एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि किसी कर्व के, किसी फिगर के बाहर हो। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कर्व के इस फिगर के बाहर है, ये है पॉइंट बी। ये पूरा एक कर्व है जिसकी बाउंड्री है और इसके बाहर आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट बी। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर पॉइंट जो कि है पॉइंट बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन द बाउंड्री कौन सा पॉइंट है, ठीक है, या फिर आप कह लो ऑन द कर्व कौन सा पॉइंट है। तो ऑन कर्व आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ए तो आपका अंदर है, बी आपका बाहर है और सी आपका है ऑन दिस बाउंड्री। तो यानी पॉइंट सी है आपका ऑन बाउंड्री या फिर ऑन कर्व, आपका जो पॉइंट है वो है पॉइंट सी। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको बस इतना समझना है पॉलीगन्स के बारे में कि जो भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हो, जो भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होंगे वो कहलाता है आपका पॉलीगन। तो अगर मैं बात करूं कि मैं आपको 5 तिल्लियां दे रही हूं, लेट्स से ये 5 तिल्लियां दी हैं मैंने आपको और इससे कुछ फिगर बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, आप कुछ इस तरह से रखोगे कि ये सारी मैच स्टिक्स या तिल्लियां यूज़ हो जाए। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक ये रख दी थी, एक इधर रख दी थी, फिर एक इस तरह से रख दी, एक इस तरह से रख दी और एक इस तरह से रख दी। 1 2 3 4 5। तो ये जो फिगर आपकी बन के आई है ये किससे बन के मिली है, इन 5 तिल्लियों से बन के मिली है। और इन 5 तिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, अगर मैच स्टिक की बात कर रही हूँ तो इसकी एक प्रॉपर लेंथ होगी, है ना। मैच स्टिक की एक प्रॉपर लेंथ होती है। तो यानी ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट को मिलाकर मैंने एक फिगर बना दी। तो इस फिगर को जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, इस फिगर को ही आप कहते हो कि ये है पॉलीगन, ठीक है। अभी तो हमने 5 मैच स्टिक यूज़ करी थी, अब हम चलते हैं कि हम 4 मैच स्टिक्स लेके देखते हैं। अभी हमने 5 मैच स्टिक से यूज़ करा था, अब हम 4 से करके देखते हैं। तो 4 मैच स्टिक से आपको कुछ याद आ रहा होगा, हम इस तरह की एक फिगर बनाते थे जिसे आप कहते थे स्क्वायर। यहाँ पे एक मैच स्टिक रख दी, फिर एक यहाँ रख दी, एक इस तरह से यहाँ रख दी और एक इस तरह से यहाँ रख दी। तो जब ये फिगर बन गई तो इसको भी आप कहोगे पॉलीगन। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, हमें हर किसी का नाम अलग अलग देना होता है। तो हम कहेंगे ये क्या है, स्क्वायर। और या फिर हम कह सकते हैं, इसको नेम दे सकते हैं ऐसे ABCD, कि ये है आपका पॉलीगन ABCD। और अगर इसकी बात करूँ तो हम इसे कह सकते हैं ABCD
ई। तो हम यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करना हो हमें दो पॉलीगन को, हम कहेंगे कि ये कौन सा पॉलीगन है और ये कौन सा पॉलीगन है। तो हम कैसे कहेंगे, ये पॉलीगन है पॉलीगन ABCD और ये है पॉलीगन ABCDE। तो इसीलिए हम नेम देते हैं कि जैसे मैंने अभी बोर्ड पे दो पॉलीगन बना दिए, अगर आपसे पूछा जाए ये, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना ये एक पॉलीगन है ये एक पॉलीगन है, कुछ नाम तो बताओगे ना उसका। तो ये हो गया पॉलीगन ABCD, ये हो गया पॉलीगन ABCDE, इसीलिए हम नेमिंग करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कई बारी कि नेम क्यों देते हैं हम इन फिगर्स का। मैथ्स में हम नेम ज़रूर देते हैं, क्यों, ताकि हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाए, ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई करके हम बता सकें कि पर्टिकुलर इस चीज़ की बात हो रही है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आपको मैं 3 मैस्टिक दे रही हूँ कि इन 3 मैस्टिक से बना के दिखाओ फिगर। तो 3 मैस्टिक से क्या याद आ रहा है आपको, एक यहाँ रख दी, एक इस तरह से यहाँ रख दी, एक इस तरह से यहाँ रख दी। तो ये क्या बन गया आपका, हम ये फिगर पढ़ चुके हैं बचपन में भी, ये बन गया ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी आपका क्या होता है, पॉलीगन होता है। क्यों होता है, क्यों, पॉलीगन का मैंने क्या बताया आपको कि एक क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। क्लोज्ड फिगर के साथ साथ लाइन सेगमेंट से मिलकर जो बना होगा वो कहलाएगा आपका पॉलीगन। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ABC। तो दिस इज़ पॉलीगन ABC, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैं आपको 3 अभी तक मैंने डंडियाँ दी थी, अब मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ आपके पास 2 डंडियाँ हैं, अब इससे मुझे कोई फिगर बना के दिखाओ। हम कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, एक ऐसे रख दी एक ऐसे रख दी, ये फिगर नहीं बनी है, यहाँ पे ओपन रह गया है, तो यानी ये पॉलीगन नहीं होगा। कुछ और तरह से रख के देख लो, ऐसे रख के देख लेते हैं, एक ऐसे रख लो एक ऐसे रख लो, अभी भी ये नहीं बना, इधर से ये ओपन रह गया है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस तरह से रख के देख लो, अभी क्या ये बन गया, नहीं, दोनों तरफ से ये ओपन है। तो यानी 2 अगर मैस्टिक होगी, अगर 2 लाइन सेगमेंट हो गए तो उससे कभी भी आपका पॉलीगन नहीं बनेगा। तो पॉलीगन के लिए आपने क्या देखा कि पॉलीगन के लिए एक जो मेन कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, 3 और मोर, यानी मिनिमम लाइन सेगमेंट जो होने चाहिए, मिनिमम आपके 3 लाइन सेगमेंट तो होने ही चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 3 तो आपके लाइन सेगमेंट होने ही चाहिए, तभी आप पॉलीगन बना पाओगे। यानी 3 और मोर लाइन सेगमेंट से मिलकर आपका पॉलीगन बनता है। तो आपने अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि अगर आप सारी मैस्टिक लोगे तो उसमें क्या होगा, 5 से भी बन जाएगा, 4 से भी, 3 से भी, लेकिन जब 2 मैस्टिक्स हमारे पास बच गई तो उससे कोई भी हमारी फिगर नहीं बन पा रही थी, कोई भी एक क्लोज फिगर नहीं बन पा रही थी। तो यानी वो क्या था कि 3 या मोर लाइन सेगमेंट से ही आपका मिलके पॉलीगन बन सकता है, अदरवाइज पॉलीगन नहीं बनेगा। अब देखो हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे एक फिगर है जो कि है ABCDE। अब आपको दिख रहा है ये क्लोज्ड फिगर है, सारी स्ट्रेट लाइंस है, सारे लाइन सेगमेंट से मिला हुआ है। तो यानी ये क्या है आपका एक पॉलीगन जिसका नाम है ABCDE। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ABCDE में साइड्स कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताओगे मुझे, साइड्स कौन सी है। साइड्स बेसिकली कुछ नहीं है, आपका जो लाइन सेगमेंट है ना, जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर ये फिगर बनी है वो ही आपकी साइड्स कहलाती हैं। अब हम देखते हैं इस फिगर में कौन कौन सी लाइंस है। तो देखो A से लेकर B तक एक लाइन है, ये आपकी लाइन है, तो ये हो गया एक साइड आपकी AB, जिसके ऊपर आप बार लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, B से लेकर C तक आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हो गया आपकी एक साइड। अब नेक्स्ट साइड देखते हैं कौन सी, C से लेकर D तक, C से लेकर D तक 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट, तो CD भी एक साइड हो गई आपकी। अब D से E तक देखो, एक एंड पॉइंट D है, एक एंड पॉइंट E है, तो D से लेकर C तक आपका है एक लाइन सेगमेंट।
तो यानी मैंने आपको अभी अभी बताया कि लाइन सेगमेंट ही आपकी साइड्स होती हैं, तो यानी डी ही भी क्या होगा, डी ई आपकी साइड है। अब लास्ट बचा है ई से लेकर ए तक, तो ये हो गया आपका एक और लाइन सेगमेंट यानी कि आपका साइड, तो ए ई हो गया आपका साइड। तो आपने क्या देखा, कितनी आपके पास साइड्स आई है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ए ई, 1 2 3 4 5। अच्छा देखो एक चीज़ कॉमन अगर आपने नोटिस करी हो, आपका पॉलीगन था ए बी सी डी ई, ठीक है। पहले तो ये देखो किस तरह से हमने ये लिखा है, सीक्वेंस से लिखा है, ऐसा नहीं ए इधर लिखा फिर बी इधर लिख दिया फिर सी इधर फिर डी इधर फिर ई इधर, ऐसा तो नहीं लिखा ना। सीक्वेंस से ही आपको लिखना है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर हम मैथ्स में करते हैं तो सुंदर भी लगना चाहिए, देखने में भी पढ़ने में भी। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम हमेशा इसको लिखते हुए ध्यान रखेंगे सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे तो क्लॉकवाइज जिस तरह से आपकी क्लॉक चलती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज, दो तरह की डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ही हम इनको लिखते भी हैं। कैसे लिखा हमने, ए बी फिर सी फिर डी फिर ई, ऐसा कि नहीं हमने लिखा यहाँ ए इधर बी उठा के लिख दिया इधर सी उठा के लिख दिया, ऐसा नहीं करना। कैसे लिखना है हमको, सीक्वेंस से लिखना है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से। हम बात कर रहे थे कि साइड्स आपको दी हुई है 5, हमने यहाँ निकाला कि 5 साइड्स दी रखी है। क्या आपने कुछ नोटिस करा, यहाँ पे आपको कितने अल्फ़ाबेट का दिया हुआ है ये पॉलीगन, कितने अल्फ़ाबेट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है। आपने देखा कि साइड्स भी कितनी आई, 5। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, कि आपको क्विकली पता चल जाए कि इस तरह का पॉलीगन अगर आपको दे रखा है तो बताओ इसमें वर्टिसेस कितनी है, बताओ इसमें साइड्स कितनी होंगी। तो क्या होगा, जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे ना, रिपीटेड नहीं होनी चाहिए अल्फ़ाबेट्स। ऐसा नहीं कि अगर वो लिखा है ए बी सी डी ई ए, अगर ऐसा लिख दिया तो ए तो 2 बार ही लिख दिया ना, इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 ही साइड्स हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि वर्टिसेस क्या है, अभी अभी मैंने नाम लिया वर्टिसेस का। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, इन 2 साइड्स में जो भी कॉमन है, ए बी और बी सी, 2 साइड्स में जो कॉमन पॉइंट है ना, वो ही आपका वर्टेक्स कहलाता है। और वर्टेक्स हो गया आपका सिंगुलर और वर्टिसेस हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। अब ए बी और सी डी की अगर मैं बात करूं, ए बी और सी डी, अगर मैं कहूं ए बी और सी डी में से वर्टेक्स बताओ क्या है, तो इसमें आपको नहीं पता चल पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अलग अलग साइड्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ए बी और बी सी में वर्टेक्स क्या होगी, तो आप बता सकते हो। देखो यहाँ क्या है, बी कॉमन है, फिगर से भी देख सकते हो आप, ए बी बी सी, बी कॉमन है, तो यानी ए बी बी सी का जो वर्टेक्स होगा वो होगा बी। समझ आई बात। जो भी कॉर्नर्स होंगे ना, इसके जितने भी इस फिगर में कॉर्नर्स होंगे वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, वो सारे आपके वर्टेक्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम वर्टेक्स देखते हैं कौन कौन से हैं, हम कॉर्नर्स देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये और ये कौन कौन से हुए, ए बी सी डी और ई। तो आपकी कौन कौन सी वर्टिसेस आ गई यहाँ पे, जो आपको पॉलीगन का नेम था ए बी सी डी ई, और ये ही आपके क्या आ गए, ये आपके आ गए सारे वर्टिसेस। यानी जितने भी कॉर्नर्स आपको दिए हैं वो आपके क्या होंगे, वर्टिसेस होंगे। और एक और तरीका है वर्टिसेस पता करने का, कि 2 साइड्स में जो कॉमन पॉइंट होगा, 2 साइड्स जहाँ पे मिल रही होंगी, ये दोनों साइड्स हैं, ये जहाँ मिल रही होंगी उसी को आप कहोगे कि ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि साइड्स क्या होती है, वर्टिसेस क्या होती है। अब हम देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। तो एडजेसेंट मतलब होता है साथ साथ, एडजेसेंट में क्या मतलब होता है, साथ साथ। जैसे कि हमने पढ़ा अभी वर्टिसेस क्या होती है, साइड्स क्या होती है, ऐसे ही आपका एक टॉपिक है एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। इस तरह से हम पढ़ेंगे
एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती हैं। अब देखो, एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट वर्टेक्स बहुत सिंपल है। जो दोनों साथ साथ साइड्स है ना, यहाँ पे कौन कौन सी है, ए बी, फिर इसके साथ में है बी सी, फिर सी डी, इसके साथ में कौन सी है, डी ई। तो यानी जो दो साथ साथ वर्टिसेस हैं, जैसे कि ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए बी बी सी में एक कॉमन है बी, जिसका कोई कॉमन पॉइंट हो, यानी जिसका कोई वर्टेक्स कॉमन हो, वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपकी हो जाएगी एडजेसेंट साइड्स। अब आप फिगर में देखोगे तो ए बी और बी सी, अब क्या ए बी के साथ और भी कोई कॉमन एडजेसेंट साइड है, मैंने कहा ए बी और बी सी साथ साथ हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपकी क्या हो गई, ये दोनों आपकी हो गई एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ क्या इसके साथ ये वाली जो लाइन है नीचे, इसके साथ और भी कोई है जो कि इसके साथ में लगी हुई हो। एक तो यहाँ थी इस तरह से और एक है इस तरह से, यानी एक और जो एडजेसेंट साइड्स हो गई 2, वो कौन सी है, ए बी, इसके साथ में कौन सी है, ए ई, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब मैंने बोला था कि ए बी के साथ तो बी सी है, अब बी सी के साथ क्या कोई सी साइड है जिसमें कॉमन आपका वर्टेक्स आ रहा हो, जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो, तो बी सी के साथ में लग के कौन सी है, सी डी, यानी बी सी के साथ में कौन सी है, सी डी। ये आपका एक और पेयर हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब मैंने बात करी सी डी की, यहाँ पे हम सी डी की बात करें। अब सी डी के साथ लग के कौन कौन सी है, एक तो ये वाली हो गई बी सी, हम लिख ही चुके हैं, और एक ये वाली लाइन हो गई जो कि है डी ई, यानी सी डी और डी ई, सी डी और डी ई भी आपका एक एडजेसेंट साइड्स का पेयर हो गया। अब देखो, क्या कोई सा भी ऐसी लाइन है या कोई सा भी ऐसा लाइन सेगमेंट या साइड है जो कि रह गया है। हमने देखा ए बी के साथ कौन कौन से पेयर बन रहे थे, ए बी के साथ एक ये था बी सी, और ए बी के साथ था ए ई, ये हमने लिख लिया। उसके बाद बी सी के साथ कितने पेयर्स थे, एक ए बी वाला वो हम लिख चुके हैं, और बी सी के साथ था सी डी, वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद सी डी के साथ देखो, एक था बी सी, ये वाला लिख चुके हैं, फिर सी डी के साथ डी ई, जो कि हम लिख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं डी ई की। अब डी ई के साथ कौन से हैं, एक तो सी डी, डी ई के साथ कौन सा है, एक तो सी डी और एक ई ए, यही तो है डी ई और ई ए, इसका कॉमन क्या है, ई, तो यानी डी ई के साथ एक पेयर बन गया आपका ई ए का, जो कि है आपका 5th पेयर। अब इसमें एक चीज़ और आपने कॉमन देखी होगी कि आपको पॉलीगन कितने अल्फ़ाबेट्स का दिया गया था, ए बी सी डी ई, 5 अल्फ़ाबेट का आपको पॉलीगन दिया गया था, ए बी सी डी ई तो पॉलीगन दिया गया है। और इसमें पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कितनी आई हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी 5 ही आई है। आपने देखा वर्टेक्स कितनी आई, वर्टिसेस कितनी आई, 5 आई, साइड्स कितनी आई, 5 आई, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कितनी आई, 5 आई। तो ये तो आप देख के ही पता लगा सकते हो, आप पॉलीगन का नाम देख के ही बस पता लगा सकते हो कि उसमें कितनी साइड्स होंगी, कितनी वर्टिसेस होंगी, कितनी एडजेसेंट साइड्स होंगी और कितनी एडजेसेंट वर्टेक्स होंगी, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, अब हम देखेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती है। तो हम इसमें बताएंगे साइड्स पहले कौन कौन सी है, ए बी साइड है, उसके बाद बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, और एक साइड है आपकी ई ए, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है एडजेसेंट वर्टेक्स। तो यानी एडजेसेंट वर्टेक्स जो होता है ना, वो कुछ नहीं बल्कि साइड के 2 एंड पॉइंट्स ही एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं। मतलब क्या है, अगर मैं आपको कह रही हूँ ए बी, तो ये ए बी है ना, जो इसका एक वर्टेक्स हो गया ये और एक वर्टेक्स हो गया ये। तो अब ये जो ए और बी है, इन्हें मैं कहूँगी कि ये साथ साथ है, एक ही साइड के 2 एंड पॉइंट्स है, तो ये आपके है एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या है ये, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। यानी एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं, एक ही साइड के 2 एंड पॉइंट्स। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है आपका,
सेम साइड एंड पॉइंट ऑफ सेम साइड, ठीक है ना। आपका जो एडजेसेंट वर्टेक्स है वो होगा एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, अब BC में एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, B एंड C। CD में क्या होगा, C एंड D। DE में क्या होगा, D एंड E। EA में क्या होगा, E एंड A। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या A और D एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्या A जो कि ये है और D एडजेसेंट वर्टेक्स है, ऐसा नहीं है। क्यों ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि A और D मिले हुए नहीं हैं आपस में, A और D आपस में जुड़े हुए नहीं है, सेम साइड नहीं है। ये सेम साइड क्या है, सेम साइड मतलब DE हो गया, AE हो गया, इनके एंड पॉइंट्स को ही तो हम एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं ना। लेकिन अगर मैं जोड़ देती हूँ, सपोज मैंने ये जोड़ दिया, A और D को मैंने मिला दिया, तो क्या अब एडजेसेंट वर्टेक्स बन गई ये। अब A और D का अगर मैं पूछूं कि एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि A एंड D एडजेसेंट वर्टेक्स है। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने जोड़ा है, इस जो पॉइंट से मैंने, इन जो लाइन से मैंने जोड़ा है, मैं कहूँगी इसको डायगोनल। ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल का जो एंड पॉइंट है वो है A और D। अब मैंने क्या बताया था, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होती है, एंड पॉइंट ऑफ एनी साइड। अब आपका जो डायगोनल होता है वो भी एक साइड ही होती है, डायगोनल हो गया आपका, ठीक है। अब डायगोनल में दो एंड पॉइंट क्या है, A और D। अब अगर AD में बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि AD में मुझे बताओ कि दो एंड पॉइंट कौन से हैं या फिर एडजेसेंट साइड्स कौन सी है, तो आप क्या कह दोगे, A और D इसकी एडजेसेंट साइड्स है। अब हम चलते हैं कि डायगोनल्स हम कैसे बनाते हैं। तो देखो, जैसे मैंने A और D का बताया था कि ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं। अगर मैं ये मिटो देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि अब बताओ क्या ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं हैं। A और C क्या एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, ये नहीं है। A और B ही तो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो जब मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो आपका बन जाता है डायगोनल। जिन दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाती हूँ तो आपका बनता है डायगोनल। तो आप इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दो, यहाँ से ये मिला दो। अब A से C मिला दिया, A से D मिला दिया, A से E तो पहले से ही मिला हुआ है, B से हमने D मिला दिया, E मिला दिया, C से हमने A मिला दिया और C से A मिला दिया और E मिला दिया, ठीक है। और D से हमने A और B मिला दिया। तो देखो, अभी आप देखोगे कि कितनी डायगोनल्स आएंगे, इसके डायगोनल्स भी 5 ही आएंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉलीगन था ABCDE, 5 अल्फ़ाबेट का पॉलीगन था। अब 5 अल्फ़ाबेट का पॉलीगन है तो कितनी साइड्स होंगी इसमें, साइड्स भी 5 होंगी, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स भी 5 होंगे, वर्टेक्स भी 5 होंगी और आपके डायगोनल भी 5 ही बनेंगे। आप देख लो, चाहे एक डायगोनल हो गया आपका ये वाला, एक डायगोनल हो गया ये, दूसरा ये हो गया आपका तीसरा डायगोनल, ये हो गया आपका चौथा डायगोनल और ये हो गया आपका 5वां डायगोनल। तो आपने क्या देखा कि अगर 5 अल्फ़ाबेट का आपको पॉलीगन दिया हो तो आपके 5 ही साइड आएंगी, 5 ही वर्टेक्स आएंगी, 5 ही आपके डायगोनल्स आएंगे, 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आएगा, 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। देखो, एंगल्स वो होते हैं जो दो साइड या दो रेस से मिलकर बनता है ना, उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे कि मैंने सपोज एक रे ड्रॉ करी यहाँ पे OR, ठीक है। अब मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ इस साइड, जिसका पॉइंट है जो जिसका एंड पॉइंट है वो O ही है, और इधर से मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ जो कि है S, ठीक है। अब ये एक रे है OR, ठीक है, और एक रे है OS। देखो, यहाँ पे R की तरफ एरो है तो मैंने ऊपर R की तरफ ही एरो लगाया है, यहाँ पे S की तरफ एरो है तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे किया है, रे को S की तरफ एरो लगा के। ये रिप्रेजेंटेशन हम रे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो OR और OS हमारे पास दो क्या है, ये हमारे पास दो रेज हैं। जब ये दो रेज एक पॉइंट पे मिली
तो इस पॉइंट पे इन्होंने एक एंगल फॉर्म किया। क्या है, इस तरह से एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम एंगल को दिखाते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर पे जो ये मिलती है ना, इस कॉर्नर का भी एक नाम देते हैं हम, लेट से ओ दे दिया। अब इसको हम कहते क्या हैं, ये ओ जो है ये तो होगा हमारा वर्टेक्स। ठीक है, जब कोई भी दो लाइंस आपस में मिलती हैं, जब कोई भी दो रेज आपस में मिलती हैं तो वो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाती है, उस पॉइंट को हम कहेंगे वर्टेक्स। इस यहाँ पे वो एक एंगल बनाएंगी, जिस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें अगर लिखना हो तो क्या मैं इसे लिख दूँ, ये एंगल ओ है। अगर इस फिगर में तो चलो मैं कह देती हूँ कि ये एंगल ओ है। एंगल ओ के लिए हम क्या करते हैं, एंगल के लिए हम इस तरह से एक एल बना देते हैं टेढ़ा सा, और यहाँ पे लिख देते हैं ओ, तो हमने कह दिया ये एंगल ओ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिगर दी हुई है इस तरह से, फिगर है एक ओ ए बी और यहाँ से सी। अब हमने एक और फिगर बनाई है जिसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी तीन रेज दी हुई है, इसका एक कॉमन पॉइंट है हो। अब अगर मैं कहती हूँ जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इस फिगर में तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ। अब अगर इस फिगर में मैं लिख दूँ कि यहाँ पे दे रखा है एंगल ओ, तो क्या ये बात सही होगी। देखो, अब एंगल ओ के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर जब एंगल निकालते हैं तो दो रेज के बीच वाला पार्ट क्या होता है, आपका एंगल होता है। अब यहाँ पे अगर इन दो रे को देखें हम, तो ये हो गया एंगल ओ। तो मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं इस वाले एंगल ओ की बात कर रही हूँ, कि मैं इस वाले एंगल ओ की बात कर रही हूँ, या फिर मैं इस वाले एंगल ओ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये तीनों ही तो एंगल ओ हो सकते हैं ना। ये भी दो रे के बीच में है, ये भी दो रे के बीच में है, और इन दोनों रे के बीच में भी ये वाला है ना। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे कैसे। अगर मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, लेट से ए ओ सी, मैंने अभी रेज ली है, रे ओ ए एंड रे ओ सी, रे ओ ए और ओ सी के बीच की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे कौन सा एंगल है, ये वाला। तो मैं इसे लिखूँगी भी कैसे, ए ओ सी। यानी मैंने क्या किया, जो एंगल लिखना था मुझे वो तो मैंने बीच में लिख दिया, और ए और सी यानी जो तो रे का पॉइंट है वो मैंने उसके आगे पीछे लिख दिया। अब अगर चाहे इसे आप लिखो ए ओ सी या फिर आप इसे लिखो सी ओ ए, बात एक ही है, लेकिन आप इसको एंगल ओ की तरह नहीं लिख सकते। यहाँ पे तीन एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, एक एंगल बन रहा है ए ओ सी जो कि अभी मैंने बताया। अब दूसरा एंगल देखते हैं कौन सी दो रेज के बीच में बन रहा है, ओ सी और ओ बी। अब क्या है, ओ सी एंड ओ बी। क्या है, ओ सी रे और ओ बी रे, इसके बीच में क्या है, ओ सी ओ बी। यहाँ पे भी एंगल हो है, हम इसे अब कैसे लिख सकते हैं, सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, या फिर मैं कहूँ बी ओ सी, एक ही बात है, और एंगल बी ओ सी। ठीक है, अब एक और एंगल बचा है यहाँ पे, कैसे कि हमने ये वाली रे ले ली, ये वाली रे ले ली, उसके बाद हमने ये रे ले ली, ये रे ले ली और ये रे ले ली, तीनों रे ले ली, लेकिन ये वाला तो हमारा रह गया, ओ ए और ओ बी वाली रे रह गई है। इसके एंगल को हम कैसे करेंगे, अब देखो हम ये वाला एंगल लिखेंगे, एक ये वाली रे हो गई और ये रे हो गई, तो मैं क्या कह रही हूँ, रे ओ ए एंड रे ओ बी। अब रे ओ ए और ओ बी में क्या कॉमन है, ओ कॉमन दिख रहा है आपको, दैट मीन्स हम एंगल ओ की बात कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे इसे कैसे, ए ओ बी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। अब देखो एक ही फिगर में तीन एंगल्स दे रखे थे और तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग था, है ना। अगर हम सीधा लिख देते एंगल ओ तो ये कन्फ्यूजन थी, यहाँ पे हमें नहीं पता लग रहा था कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ या इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ या इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ। इसीलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन ही सही है। सही ये भी है, लेकिन जब सिर्फ दो ही रे इन्वॉल्व हो, अगर कोई दो रे इन्वॉल्व हो, कोई भी एक तीसरा इंटरसेक्शन रे ना हो, तब तो ये वाला तरीका ठीक है। अदरवाइज़ आप इस तरह से लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने में और समझाने में भी। देखो अब हम बात करते हैं, अगर दो रेज एक दूसरे के ऊपर मिल रही हो, अगर दो रेज एक के ऊपर एक हो तो क्या वो एंगल बनाएंगी,
क्या उसमें भी कोई एंगल बनता है? लेट से एक रे इस तरह से थी, ठीक है, अब मैं इसको लेके आई, इस तरह से मैं लेके आ गई और मैंने यहाँ पे उसको ले आई, यानी एक के ऊपर एक रे हो गई है अभी, तो क्या यहाँ पे भी एंगल बनेगा? यहाँ पे भी एंगल बनता है। अब वो क्या एंगल होता है वो हम आपके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये एंगल क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि इसको भी एंगल कहते हैं। अगर आप अपना डी उठाओगे ना अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, तो आप देखोगे ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे लिखा होगा 180 डिग्री, ठीक है, तो वो भी एक एंगल ही होता है। तो हम बात कर रहे हैं एंगल्स की। तो एंगल्स, अगर मैं कहूँ कि मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, देखो इस तरह से मैंने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी है, इनका नेम कर देते हैं ए, लाइन एल है, लाइन एम है और लाइन एल है, ठीक है, एल एम और एन लाइंस है। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मैं कह देती हूँ ये ए है लेट से, ये बी और ये सी। तो क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन 3 लाइंस के बीच में, जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस कि मैं बार बार ऐसे लिखूँ ट्रायंगल ए बी सी, हम ट्रायंगल के लिए एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं इस तरह से और लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने एंगल्स होते हैं। देखो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। अब इसमें कितने एंगल्स हैं? ये हो गया एक एंगल, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल हो गया ये। अब कैसे? यहाँ पे देखो ये 2 रेस से मिलकर बन रहा है, ए बी और बी सी से मिलकर बन रहा है, तो ये हो गया एंगल बी। या फिर हम लिख सकते हैं एंगल बी, या हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, क्योंकि जो एंगल हमें मेंशन करना होता है उस एंगल का जो अल्फ़ाबेट होता है वो हम सेंटर में लिखते हैं। अब अगर मैं कहूँ एंगल ए को आप कैसे लिखोगे, तो एंगल ए, और लिखेंगे इसे कैसे? या तो हम इसे सिर्फ एंगल ए लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी, या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ एंगल बी ए सी। देखा, एक ही एंगल को लिखने के 3 तरीके हो गए। अब हम बात करते हैं एंगल सी की। अगर हमें एंगल सी लिखना है तो सिंपली या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए सी बी। क्यों? क्योंकि हमें जो सी एंगल है जिसे हमें मेंशन करना है वो हमें सेंटर में रखना है और उसके आगे पीछे वाले अल्फ़ाबेट्स लगा देने हैं जो कि उस ट्रायंगल में बचे हैं। और क्या है? या हम इसे लिख सकते हैं बी सी ए, ठीक है। तो ये हो गई रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स कि अगर ट्रायंगल में एंगल्स होंगे तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं। अब देखो कितने एंगल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एक शॉर्ट ट्रिक कि अगर कोई पॉलीगन हो, जैसे कि एक क्लोज्ड फिगर है, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, तो ये एक पॉलीगन है। अब पॉलीगन का क्या है? ए बी सी। ये ए बी सी जो आपको पॉलीगन दे रखा है, अब यहीं से आपको क्या पता लग गया? यहीं से आपको पता लग गया कि 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। 3 अल्फ़ाबेट्स हैं मतलब 3 तो इसकी होंगी साइड्स, 3 होंगी इसकी वर्टेक्स। वर्टेक्स मैं बता चुकी हूँ क्या है, साइड्स ये हो गई ए बी, बी सी और ए सी। वर्टेक्स क्या हो गई? जो तीनों कॉर्नर्स होते हैं वो हो गए इसके वर्टेक्स, और 3 ही इसके एंगल्स होंगे। हम एंगल्स की ही बात कर रहे हैं। एंगल्स हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं, 2 साइड से मिलकर एंगल फॉर्म होता है, तो 3 ही इसके आपने देखा कि एंगल्स होंगे। अगर हम यही चीज़ इम्प्लीमेंट करें अपने क्वाड्रिलेटर में, अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है। देखो क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब होता है 4, और क्वाड्रिलेटर मतलब होता है वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हो, उस पॉलीगन को कहते हैं हम क्वाड्रिलेटर। तो आप क्या पूछोगे, क्या आपका स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है? तो हाँ जी, हर वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हों, हर वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो वो आपका क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। ये तो था स्क्वायर। अगर मैं पूछूँ आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो कि एक रेक्टेंगल शेप का होता है, तो क्या वो एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जिसकी भी बेसिकली 4 साइड्स होंगी वो क्वाड्रिलेटर कहलाएगा, क्योंकि क्वाड मतलब होता है 4। अब हम आते हैं इस पर। एक मैंने फिगर ड्रॉ करी हुई है ए बी सी डी। अगर मैं बात करूँ इसमें कितने एंगल्स हैं, तो आपको दिख रहा है। पहली बात तो क्वाड्रिलेटर क्या है, ये ए बी सी डी। यहीं से आपको पता लग गया होगा कितनी साइड्स होनी चाहिए इसमें, 4 साइड्स होनी चाहिए। क्यों?
ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ABCD 4 अल्फ़ाबेट्स है, तो यानी 4 साइड्स और 4 ही इसके एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो इसके एंगल्स क्या क्या हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। एंगल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं आपकी किस तरह से लिखना है, हमें एंगल ड्रॉ करना है छोटा सा और उसके आगे A लिख देना है। एंगल B के लिए भी सेम ऐसे ही, फिर एंगल C और एंगल D। तो 4 तो हो गए इसके आपके एंगल्स, 4 साइड हो गई, 4 एंगल हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी एडजेसेंट साइड्स। इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, वो साइड्स जिसका एक कॉमन पॉइंट हो वो होगी एडजेसेंट साइड। अगर मैं बात करूं AB और BC की, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ AB और BC की, तो इसका एक कॉमन पॉइंट है B, यानी AB और BC। AB और BC आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ BC और CD की, इसका कॉमन पॉइंट है C। BC और CD का तो कॉमन पॉइंट C ही होगा ना, तो फिर BC और CD क्या हो गई आपकी, एडजेसेंट साइड्स हो गई। अब अगर मैं बात करूं CD और DA की, CD और DA में कॉमन पॉइंट हो गया D। अब इसका जब कॉमन पॉइंट D हो गया तो यानी CD और साइड DA क्या हो गई, ये भी हो गई एडजेसेंट साइड। और मैंने आपको बताया था ABCD 4 अल्फ़ाबेट्स है, तो यानी 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स बनेंगे। तो ये हमने कितने लिख लिए, 1 2 3, अभी एक और बचा है, अब देख लेते हैं। DA और AB, DA और AB में कॉमन क्या है, A कॉमन है, यानी DA और AB क्या हुआ, DA और AB भी हो गया एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये था क्वाड्रिलेटर के बारे में। हमने क्या देखा कि 4 साइड्स का जो भी पॉलीगन होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटर कहेंगे। उसमें 4 साइड्स होंगी, 4 उसमें एंगल्स होंगे, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होंगी, 4 वर्टिसेस होंगी। 4 वर्टिसेस है, देख लो 4 कॉर्नर्स जो होते हैं, जो भी कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। तो इसके हो गए 4 वर्टिसेस। तो इसमें क्या होगा, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब हम एडजेसेंट साइड्स की बात करें तो एडजेसेंट एंगल्स की भी बात करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक, जैसे एंगल A के बाद कौन सा है, एंगल B, यानी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जो एडजेसेंट साइड्स के लिए हम क्या करते थे कि एक साइड के दोनों एंड पॉइंट एडजेसेंट साइड होंगे, यानी साइड AB, यानी साइड AB में इसके एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे, एंगल A और एंगल B। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें क्या एडजेसेंट एंगल होंगे, BC के लिए एंगल B और एंगल C इसके एडजेसेंट हो गए। फिर CD में एंगल C और एंगल D एडजेसेंट हो गए, और DA में दोनों एंड पॉइंट है A और D, तो ये हो गया एंगल D और एंगल A एडजेसेंट एंगल्स। अब मैं बात करना चाहती हूँ अपोजिट साइड्स की। अपोजिट से मतलब आप क्या समझते हो, मैं इधर खड़ी हूँ, आप इधर खड़े हो, तो हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही ये साइड्स देखो, ये वाली साइड इसके अपोजिट है, ये वाली साइड इसके अपोजिट है, यानी एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पे AB के सामने क्या है, CD। AB के सामने जो साइड है CD, उसको हम कहेंगे कि AB इज़ ऑपोजिट टू CD। इसके अलावा कौन सा पेयर है जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक तो हो गया AB और CD। इसके अलावा क्या है, ये वाली साइड यानी DA इज़ अपोजिट टू BC। ये दोनों एक दूसरे के सामने है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के सामने होंगे ना, तो यानी AD एंड BC आर अपोजिट टू ईच अदर। और ऐसे ही अपोजिट एंगल्स, यानी एंगल A और एंगल C क्या है, एंगल A और एंगल C एक दूसरे के आमने सामने है। देखो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये क्या हो गए, जो भी चीज़ एक दूसरे के आमने सामने होगी अगर वो साइड्स है तो वो हो जाएगा अपोजिट साइड्स। अगर दो एंगल्स एक दूसरे के आमने सामने है तो वो हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स। तो यानी एंगल A और एंगल C क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। ऐसे ही और कौन सा अपोजिट एंगल है, एंगल B और एंगल D। एंगल B और एंगल D क्या है, एक दूसरे से अपोजिट एंगल्स हैं।
बस तो हमने क्वाड्रिलेटरल में यही देखना था कि इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, 4 इसके एंगल्स होते हैं, 4 एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और क्या होता है, 4 वर्टेक्स होती हैं। फिर हमने देखा कि अपोजिट साइड्स मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के सामने वाली साइड्स होंगी उसे हम अपोजिट साइड कहेंगे, ऐसे ही जो एंगल्स एक दूसरे के सामने होंगे उसे हम अपोजिट एंगल कहेंगे। तो यानी ये इसके सामने थे तो हमने कह दिया ए बी इज़ अपोजिट टू सी डी, एंड एंगल्स की बात करूँ तो एंगल ए इज़ अपोजिट टू एंगल सी। तो अब हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल होता क्या है, ये हमने बहुत अपनी डेली लाइफ में देखा है, बैंगल्स देखी है, चूड़ी किस शेप की होती है, सर्कल की शेप की। हमने कॉइन्स देखे हैं, सिक्के, वो भी सर्कल की शेप होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जो कि सर्कल से रिलेटेड है। तो देखते हैं। देखो, सर्कल का सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सर्कल का सेंटर क्या होता है। आप सेंटर से क्या समझते हो, अगर इस पूरे रूम के एक सेंटर में मैं खड़ी हो जाऊँ तो वो होगा कि यानी मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जो इक्वली डिस्टेंस है हर कोने से। यानी अगर मैं सेंटर में खड़ी हूँ तो इक्वल डिस्टेंस होगा इसके पूरे कॉर्नर से। यही बात हम सर्कल में अप्लाई करते हैं कि इस पूरे सर्कल का एक सेंटर यानी वो वाला पार्ट जहाँ से मैं कितनी भी लाइंस खींच लूँ, ये सारी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी। ये सारी लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे ही होगी। अब ये जो लाइंस मैं खींच रही हूँ ना सर्कल से यहाँ पे सर्कल तक, इस सेंटर से, ये सारी लाइंस जो हैं ये सारे लाइन सेगमेंट कहलाते हैं आपके रेडियस। तो सेंटर क्या बताया मैंने कि सेंटर से मैं अगर सर्कल की दूरी नापूंगी तो हर तरह से ये दूरी, चाहे मैं ऐसे लाइन सेगमेंट बनाऊँ, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से, चाहे ऐसे बना दूँ, तो ये क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे। और ये जो छोटे छोटे लाइन सेगमेंट मैं बना रही हूँ, जो मैं सेंटर से सर्कल तक के लाइन सेगमेंट बना रही हूँ, सेंटर से सर्कल तक के इन लाइन सेगमेंट्स को, इनको हम कहते हैं रेडियस। और जो ये रेडियस होता है ये हर तरह से इक्वल होगा। यानी रेडियस अगर मैं कहूँ, इसको मैं कह दूँ ए बी और ये हो गया ए सी, तो यानी मैं कहना चाहती हूँ कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी। यही तो मैंने बताया ना कि सेंटर की जो सर्कल से दूरी होगी वो सेम होगी, चाहे मैं ऐसे चलूँ चाहे मैं ऐसे चलूँ, तो दूरी सेम है। जब दूरी सेम है तो यानी ये जो लाइंस है वो भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो यानी सर्कल में जितने भी रेडियस आप खींच सकते हो, इसमें हम इनफाइनाइट रेडियस खींच सकते हैं। आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर लो, ये सारी आपकी रेडियस ही है, ठीक है। और ये सारे रेडियस क्या होते हैं, ये सारे रेडियस आपके इक्वल होते हैं। प्लूरल में मैं बात करूँ तो हम इसे रेडियाई कह देते हैं, और वैसे हम इसे कहते हैं कि रेडियस है। अब मैंने तो आपको बता दिया कि रेडियस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि मैं एक चीज़ ड्रॉ करना चाहती हूँ, सेंटर से लेकर मैं 2 तरह से दूरी इसकी नापना चाहती हूँ। एक तो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की, और एक दूरी हो गई यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की। ये जो दूरी है इस सेंटर से यहाँ तक की और इस सेंटर से यहाँ तक की, और फिर यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे काट रहे हैं सर्कल को, इस पूरे को हम कहते हैं डायामीटर। तो आपका डायामीटर क्या होता है, डायामीटर आपने देखा कि 2 रेडियस के इक्वल हो गया। एक रेडियस तो इस सेंटर से यहाँ तक का हो गया, एक रेडियस इस सेंटर से इस पॉइंट तक का हो गया, जो कि 2 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर। जब ये दोनों पॉइंट सेंटर से पास होंगे तो ये बन जाएगा डायामीटर, जो कि होता है डबल ऑफ रेडियस। यानी एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, यानी r प्लस r इज इक्वल टू 2r। अब हम बात करते हैं, हमने देखा कि सेंटर होता है इसका सर्कल का, ठीक है। और अगर हम कोई 2 पॉइंट ऑन द सर्कल बना दें, हम ये बात पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक क्लोज फिगर में, किसी भी क्लोज फिगर में इंटीरियर पॉइंट होता है, कुछ एक्सटीरियर पॉइंट होता है और कुछ ऑन द बाउंड्री होता है। तो ये क्या हो गया, ये तो जो सेंटर है वो सेंटर हो गया आपका इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैंने 2 बना दिए हैं पॉइंट ए बी, जो कि कहाँ पे है, ऑन द सर्कल। ए बी है जो ए एंड बी आर ऑन द सर्कल, और मैं कहती हूँ कि इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो ये जो मैंने ज्वाइन करा है ना, जो लाइन सेगमेंट
सेंटर को टच नहीं करेगा, जो भी लाइन सेगमेंट सेंटर को टच नहीं करेगा लेकिन सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाएगा, उसको हम कहेंगे कॉर्ड ए बी। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट का नाम ए और बी दिया है, इसीलिए मैंने कह दिया कि ये है कॉर्ड ए बी। अगर मैंने इसको कहा होता लेट से ये है एक्स वाई, तो मैं इसे कह देती ये है कॉर्ड एक्स वाई। लेकिन कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को अगर आप मिला दोगे जो कि सेंटर से पास नहीं हो रहे, वो 2 पॉइंट जो कि सर्कल को आप मिलाओगे लेकिन सेंटर से पास नहीं होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, उस लाइन सेगमेंट को आप कहोगे कि वो सर्कल का कॉर्ड है। तो 2 पॉइंट अगर हम सेंटर से होके गुजरे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो इस तरह से हो या फिर वो इस तरह से हो, लेकिन वो सेंटर से पास थ्रू होनी चाहिए और किन्हीं सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट से मिली हो, तो वो कहलाएगी आपकी डायमीटर। और अगर हम बात करें कि किन्हीं 2 पॉइंट को हम मिला देते हैं जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही, तो हम उसको कहते हैं कॉर्ड। तो डिफरेंस पता चल गया आपको डायमीटर और कॉर्ड में क्या होता है। डायमीटर वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में सेंटर से पास होके किन्हीं 2 पॉइंट के सर्कल को मिलाएगी, और कॉर्ड वो होती है कि 2 पॉइंट्स को मिला रही है लाइन सेगमेंट लेकिन सेंटर से पास नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि सेगमेंट क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर रखी है एक्स वाई, ठीक है। ये कॉर्ड क्या है, एक्स वाई। इस एक्स वाई का ये जो एक शेडेड पोर्शन है, यानी कॉर्ड और ये जो आर्क आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं आर्क। इस कॉर्ड और आर्क से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। हमेशा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सेक्टर में होता है 2 रेडियस इन्वॉल्व होते हैं आपके, 2 रेडियस और एक आर्क, यानी 2 रेडियस और एक आर्क से जो मिलकर बनेगा वो आपका होगा सेक्टर, ठीक है। और सिर्फ जो एक कॉर्ड और आर्क से मिलकर बनेगा वो होगा आपका सेगमेंट, ठीक है। यानी सेगमेंट मतलब क्या था, लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा है। सेगमेंट मतलब होता है उसका हिस्सा, यानी सर्कल का ये एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट किससे बेसिकली बनता है, एन आर्क एंड कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क से जो मिलकर बनेगा वो होता है आपका सेगमेंट। और सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस एंड आर्क। जो एक आर्क और 2 रेडियस से मिलकर बनेगा वो आपका कहलाता है सेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं इसको कह दूं कि ये दोनों पॉइंट्स है P और Q, ठीक है। ये था आपका C और ये आपका पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। तो मैं कैसे बताऊंगी कि आपका सेक्टर क्या है, तो मैं कह दूंगी P, C एंड Q इज़ अ सेक्टर। P, Q एंड C इज़ अ सेक्टर, ठीक है। तो आपको आर्क कैसे रिप्रेजेंट करनी है, एक्स वाई के ऊपर अगर आप आर्क लगा दोगे तो इसे आप पढ़ोगे आर्क एक्स वाई, यानी जो एक्स वाई है वो आपकी आर्क है और एक्स वाई है जो आपका सेगमेंट है। सेगमेंट से हमें पता चल गया कि एक्स वाई में एक तो आर्क इन्वॉल्व होगी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई के ऊपर एक छोटी सी ऐसे आर्क लगा के, और क्या होगा एक्स वाई में, मैंने बताया था सेगमेंट किन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो कॉर्ड से और एक आर्क से। तो यानी एक आर्क हो गई एक्स वाई और कॉर्ड हो गई इसमें एक्स वाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस फिगर में सेक्टर क्या है, तो हम कह देंगे PCQ इज़ अ सेक्टर, क्योंकि हमने अभी अभी पता करा है कि सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियाई एंड एन आर्क से मिलकर जो बनता है वो होता है आपका सेक्टर। और अगर मैं कहूँ कि इसमें सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट हो गया आर्क एक्स वाई एंड कॉर्ड एक्स वाई। तो आर्क एक्स वाई और कॉर्ड एक्स वाई से जो मिलकर बना है वो हो गया आपका सेगमेंट। अब मैं अगर इसके आउटर एरिया की बात करूं, इस सर्कल के आउटर एरिया की बात करूं जो कि ये है सारा, तो इसको जो मैं कहूँगी, इस बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हो आप, पेरीमीटर भी कह सकते हो, वो एक ही बात है। तो हम इसकी जो बाउंड्री होती है सर्कल की उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ सर्कल।
तो दोस्तों इस टॉपिक के साथ हमारा क्लास 6 का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और हम कोशिश करेंगे आपकी सभी क्वेरीज़ को हम आगे आगे रिजॉल्व कर सकें। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक भी आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।